जो बहुत सरल जीव होते हैं जैसे स्पंज, उन्हें इसकी जरूरत नहीं। उनके लिए तो पानी ही सब काम कर देता है, खाना पीना पहुंचाना, कचरा बाहर निकालना। लेकिन हम इंसानों जैसे जटिल जीवों में जहां खरबों कोशिकाएं हैं, वहां हर एक कोशिका तक सामान पहुंचाना और वहां से कचरा उठाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का काम है। और इसी लॉजिस्टिक्स को संभालने वाली कंपनी का नाम है रक्त की परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य हिस्से हैं। रक्त वाहिकाएं यानी नसें, और हृदय जो कि पंप है। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रक्त पर होगा। नमस्कार, वेलकम टू बिहार साइंस न्यूज। आज हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस तरल पर जो इस पूरे सिस्टम की जान है। स्रोत में रक्त के लिए एक बड़ी टेक्निकल लाइन लिखी है, एक चलायमान द्रव संयोजी ऊतक। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है एक्चुअली। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है या सपोर्ट करता है। जैसे हमारी हड्डियां। ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू ठोस होते हैं, लेकिन रक्त स्पेशल है क्योंकि ये द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में है। और चलायमान मतलब ये लगातार चलता रहता है। तो ये एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है और लगातार घूमता रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। समझ गया। तो ये एक बहती हुई नदी है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करती है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इस नदी में बह क्या रहा है। नोट्स के मुताबिक इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, एक तरल हिस्सा प्लाज्मा और कुछ ठोस चीजें जो इसमें तैर रही हैं, जिन्हें घटित तत्व या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ एक बात मुझे चौंका रही है, हमारे खून का 55% हिस्सा तो सिर्फ प्लाज्मा ही है, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये हल्के पीले रंग का थोड़ा चिपचिपा सा लिक्विड है। और कमाल की बात यह है कि इस 55% हिस्से का भी 90 से 92% तो सिर्फ पानी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा खून असल में ज्यादातर पानी ही है? एक तरह से हाँ, लेकिन कहानी उस बचे हुए 8 से 10% में छिपी है। वो 8-10% ही प्लाज्मा को एक साधारण लिक्विड से एक जादुई लिक्विड बनाता है। सोचिए, प्लाज्मा एक बहुत व्यस्त और हाईटेक किचन का सूप है। पानी उसका बेस है, लेकिन असली स्वाद और पोषण तो उन चीजों से आता है जो उसमें घुली हुई हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन। अच्छा, तो ये प्रोटीन ही असली खिलाड़ी हैं। नोट्स में 3 मुख्य प्रोटीन्स का जिक्र है जिन्हें हम प्लाज्मा के 3 सुपर हीरो कह सकते हैं। पहले है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है। ये प्लाज्मा में छुपचाप निष्क्रिय अवस्था में घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं कोई कट लगता है या नस फटती है, इन्हें सिग्नल मिलता है और ये तुरंत एक्टिव होकर एक जाल बना लेते हैं जिसे हम खून का थक्का कहते हैं। ये उस कट को सील कर देते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। कमाल है। और दूसरे सुपर हीरो हैं ग्लोब्यूलिन। इनका क्या काम है? ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स। एंटीबॉडीज? हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो असल में एक तरह के ग्लोब्यूलिन ही है। जब भी कोई बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसता है, तो ये ग्लोब्यूलिन उनसे लड़ते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और तीसरे हैं एल्ब्यूमिन। इनका काम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, परासरणीय संतुलन बनाए रखना। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि एल्ब्यूमिन एक मैनेजर की तरह है जो नसों के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि खून न तो बहुत ज्यादा पतला हो और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। ये हमारी नसों के अंदर पानी की सही मात्रा को बनाए रखता है ताकि पानी बेवजह नसों से बाहर निकलकर ऊतकों में न भर जाए, जिससे सूजन आ सकती है। ओके। ये एक तरह का वाटर बैलेंस मैनेजर है। वाह, तो एक रिपेयर टीम, एक सिक्योरिटी फोर्स और एक वाटर बैलेंस मैनेजर, सिर्फ प्लाज्मा के अंदर ही इतनी बड़ी टीम काम कर रही है। और क्या होता है इसमें? इन प्रोटीन्स के अलावा प्लाज्मा एक डिलीवरी सर्विस भी है। इसमें सोडियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स, एनर्जी के लिए ग्लूकोज, शरीर बनाने के लिए अमीनो एसिड्स और फैट्स जैसी चीजें घुली होती हैं। ये सब प्लाज्मा के जरिए ही अपनी अपनी मंजिल यानी शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। और यहीं पर एक और शब्द आता है, सीरम। मैंने अक्सर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में ये शब्द देखा है। प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप प्लाज्मा में से उस इमरजेंसी रिपेयर टीम
यानी फाइब्रिनोजन और बाकी थक्का जमाने वाले फैक्टर्स को हटा देते हैं। अच्छा, तो जो साफ हल्का पीला लिक्विड बचता है वही सीरम है। कई मेडिकल टेस्ट्स के लिए सीरम की जरूरत पड़ती है क्योंकि डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि खून में बाकी क्या-क्या है, बिना थक्का जमने वाली प्रक्रिया के हस्तक्षेप के। तो ये तो हुई प्लाज्मा की बात, यानी वो नदी या वो हाईवे जिस पर सब कुछ चलता है। पर इस हाईवे पर गाड़ियां कौन सी हैं? अब बात करते हैं खून के बाकी 45% हिस्से की, हमारे गठित तत्व या ब्लड सेल्स की। बिल्कुल, और ये 3 तरह की गाड़ियां हैं, हर एक का अपना खास काम। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। शुरुआत करते हैं आरबीसीज से, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और यहाँ एक आंकड़ा है जो दिमाग चकरा देता है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में खून की एक छोटी सी बूंद यानी 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 से 55 लाख तक होती है। ये तो किसी महानगर की आबादी से भी ज्यादा है। ये संख्या वाकई हैरान करने वाली है, और यही वजह है कि हमारा खून लाल दिखाई देता है। ये हमारे शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है। इनका जन्म हमारी हड्डियों के अंदर के मुलायम हिस्से यानी रेड बोन मैरो में होता है। नोट्स में इनके बारे में कुछ खास बातें लिखी हैं। इनका आकार द्विवक्र यानी बायकॉन्केव होता है, मतलब दोनों तरफ से पिचके हुए डोनट जैसा। और सबसे अजीब बात, जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनमें न्यूक्लियस यानी नाभिक नहीं होता। ये तो किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है, इसके बिना ये जिंदा कैसे रहती है? यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक तरह का मतलब विकासवादी समझौता है। सोचिए, एक डिलीवरी ट्रक है, अगर आप ड्राइवर की सीट और केबिन हटा दें तो आप उसमें और ज्यादा सामान भर सकते हैं। सही बात है, आरबीसीज ने ठीक यही किया है। उन्होंने अपना न्यूक्लियस और दूसरे गैर जरूरी हिस्से हटा दिए ताकि अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। और वो जगह किस चीज के लिए है? हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन ही वो खास प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है और जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता। लेकिन इस डिजाइन की एक कीमत है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये खुद की मरम्मत नहीं कर सकते और न ही बढ़कर अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं। इसलिए इनकी जिंदगी सिर्फ 120 दिनों की होती है। सिर्फ 120 दिन? उसके बाद इनका क्या होता है? 120 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये बूढ़ी और कमजोर आरबीसीज प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या स्क्रैप यार्ड भी कहा जाता है। अच्छा। लेकिन चिंता की बात नहीं, हमारा बोन मैरो हर सेकंड लाखों नई आरबीसीज बनाता रहता है। ये तो कमाल की फैक्ट्री है। अब आते हैं शरीर की सेना पर, यानी श्वेत रक्त कण या ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रंगहीन होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, और इनकी संख्या आरबीसीज के मुकाबले बहुत कम है, सिर्फ 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। संख्या में कम है लेकिन ताकत में नहीं। ये हमारी मल्टी लेयर्ड डिफेंस फोर्स है। जब हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम असल में अपने डब्ल्यूबीसीज की तारीफ कर रहे होते हैं। इनके भी कई अलग अलग कमांडो यूनिट्स हैं। नोट्स में ने 2 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। चलिए पहले ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारी सेना के पैदल सैनिक हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कुल डब्ल्यूबीसीज में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 60-65% होती है। जैसे ही कहीं बैक्टीरिया का हमला होता है, ये सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और दुश्मन को निगलकर खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर है योसिनोफिल, ये बहुत कम है, सिर्फ 2-3%। इन्हें आप स्पेशल फोर्स मान सकते हैं, जो खास मिशन पर काम करती है। ये मुख्य रूप से परजीवी संक्रमणों मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और एलर्जी में भी इनका बड़ा रोल होता है। जब किसी को एलर्जी होती है तो खून में इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये उन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो शरीर में खुजली या सूजन पैदा करते हैं। और सबसे कम है बेसोफिल, 1% से भी कम। ये क्या करते हैं? ये हमारी सेना के अलार्म सिस्टम है। ये हिस्टामिन और हेपेरिन जैसे केमिकल छोड़ते हैं। हिस्टामिन चोट वाली जगह पर ब्लड फ्लो बढ़ाकर बाकी सेना को बुलाता है, जिससे हमें सूजन या लालिमा दिखती है। तो ये असल में खतरे का सिग्नल देते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई ग्रैन्युलोसाइट्स की टीम। अब दूसरा ग्रुप है एग्रैन्युलोसाइट्स।
इसमें कौन कौन है? इसमें 2 बड़े खिलाड़ी हैं। पहले हैं मोनोसाइट्स, जो कुल WBCs का 6-8% है। ये भी न्यूट्रोफिल की तरह भक्षक कोशिकाएं हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। जब ये ऊतकों में पहुंच जाते हैं तो मैक्रोफेज बन जाते हैं, जिनका मतलब है बड़ा खाने वाला। अच्छा, ये न सिर्फ दुश्मन को खाते हैं, बल्कि लड़ाई के बाद बचे हुए मलबे और मरी हुई कोशिकाओं की सफाई भी करते हैं। और दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। ये नाम तो बहुत सुना है, खासकर इम्यूनिटी के मामले में। बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स हमारी सेना की इंटेलिजेंस एजेंसी और स्नाइपर हैं। ये कुल WBCs का 20 से 25% होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। ये सिर्फ लड़ते ही नहीं, बल्कि दुश्मन को पहचानते हैं, उसकी जानकारी रिकॉर्ड करते हैं और भविष्य के हमलों के लिए मेमोरी बना लेते हैं। इसी मेमोरी की वजह से हमें कुछ बीमारियां दोबारा नहीं होती, और वैक्सीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वाह! तो जब हमें जुकाम होता है और हम थका हुआ महसूस करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर WBCs और वायरस के बीच एक बड़ी जंग चल रही है? बिल्कुल, वो थकान और शरीर का गर्म होना असल में इसी जंग का नतीजा है। आपका शरीर अपनी सारी एनर्जी उस लड़ाई में लगा रहा होता है। अद्भुत। अब इस हाईवे पर एक तीसरे तरह की गाड़ी भी है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। नोट्स कहते हैं कि ये पूरी कोशिकाएं नहीं, बल्कि कोशिका के टुकड़े हैं। यह कैसे हो सकता है? ये बोन मैरो में मौजूद मेगाकैरियोसाइट्स नाम की बहुत बड़ी कोशिकाओं के टूटे हुए हिस्से हैं। इन्हें आप एक प्री फैब्रिकेटेड रिपेयर किट की तरह समझ सकते हैं। खून में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और इनका काम वही है जो प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन का था, खून का थक्का जमाना? हाँ, लेकिन ये उस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे ही कोई नस कटती है, प्लेटलेट सबसे पहले उस जगह पर पहुंचकर चिपक जाते हैं और एक अस्थायी प्लग बना लेते हैं। ये एक तरह से लीक को तुरंत बंद करने की कोशिश करते हैं। ओके। साथ ही ये कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो प्लाज्मा में सो रहे फाइब्रिनोजिन को जगाते हैं और उसे फाइब्रिन के मजबूत धागों में बदलने का सिग्नल देते हैं। फिर वो फाइब्रिन का जाल इस प्लग को सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। मैं इसे डेंगू से जोड़कर देख रहा हूँ। डेंगू में प्लेटलेट काउंट गिर जाता है और खतरा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि शरीर की रिपेयर किट खत्म हो रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो शरीर की मामूली चोटों से भी खून के रिसाव को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए डेंगू में प्लेटलेट काउंट पर नजर रखना इतना जरूरी होता है। तो चलिए इस पूरी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये खून सिर्फ एक लाल नदी नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। प्लाज्मा वो नदी है जो सब कुछ बहा कर ले जा रही है, खाना, हार्मोन्स, प्रोटीन। और इस नदी में RBCs ऑक्सीजन के लाखों टैंकर हैं जो दिन रात दौड़ रहे हैं। WBCs एक हाई अलर्ट सेना है जो गश्त लगा रही है और किसी भी घुसपैठिए से लड़ने को तैयार है। और प्लेटलेट्स एक 247 चलने वाली इमरजेंसी रिपेयर टीम है जो किसी भी टूट फूट को तुरंत ठीक करने के लिए तैयार रहती है। ये वाकई एक बेहतरीन संतुलन का उदाहरण है। हर चीज की मात्रा और भूमिका तय है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। RBCs कम हो जाए तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती और एनीमिया हो जाता है, जिससे हर समय थकान महसूस होती है। WBCs में गड़बड़ी हो तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिससे बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं। और प्लेटलेट्स की कमी, जैसा हमने देखा, जानलेवा रक्तस्राव का कारण बन सकती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रणाली है जो हमें हर पल जिंदा रखे हुए है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्रोत में हमने पढ़ा कि स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं ने ज्यादा ऑक्सीजन ढोने की क्षमता के लिए अपना न्यूक्लियस यानी अपना ब्रेन ही त्याग दिया। ये हमें विकास के एक दिलचस्प पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। इस विशेषज्ञता के लिए क्या समझौता करना पड़ा? इस अद्भुत दक्षता की कीमत क्या है? न्यूक्लियस न होने का मतलब है कि कोशिका खुद की मरम्मत नहीं कर सकती, न ही विभाजित हो सकती है और उसकी जिंदगी सिर्फ 120 दिनों तक सिमट कर रह जाती है। ये हमें सिखाता है कि विकास अक्सर लंबी उम्र या आत्मनिर्भरता के बजाय किसी एक काम में महारत हासिल करने को प्राथमिकता देता है। एक सैनिक की तरह जो देश के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, RBC भी शरीर के लिए अपनी लंबी उम्र की कुर्बानी दे देती है।
अगर आज का साइंस न्यूज समझ में आया है तो बिहार साइंस न्यूज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, बिल्कुल सही। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी। जय विज्ञान, जय बिहार।